तो आज हम करते हैं कुछ कार्बन के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं मार्केट में कमर्शियल के तौर पे, फायदा वायदा कमाना है तो यूज करना है भाई। एक है इथेनॉल। तो इथेनॉल यूज किया जाता है, तो इथेनॉल के बारे में पहले पढ़ते हैं। इथेनॉल जो आमतौर पे शराब पिया भी जाता है, ठीक है ना, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं पी जाती के लिए। तो इथेनॉल जो है डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है। डाइल्यूट फॉर्म ऑफ इथेनॉल जो है यूज किया जाता है। डाइल्यूट इथेनॉल का मतलब है कि इसके अंदर वाटर आपको ज्यादा मिलेगा, प्योर फॉर्म में नहीं पी सकते इसको। अगर प्योर फॉर्म में 100 ml का भी कंजप्शन किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आपकी तबाही मच सकती है पूरे शरीर की, ठीक है ना। इथेनॉल जो होता है वो होता है C2H5OH। ये इथेनॉल है, इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH। तो इथेनॉल जो है ये है आपका फार्मूला। तो इथेनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कैसे ये रिएक्ट करता है, क्या बिहेवियर है इसका। तो ये एसिडिक नेचर है। क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। तो जैसे आप पानी में मिक्स करते हो तो ये क्या करेगा, अपना एसिडिक बिहेवियर छोड़ेगा, CH3 C O, CH3 CH2 और O नेगेटिव H पॉजिटिव रिलीज करेगा। अब यहां से चांसेस बन रहे हैं बड़ी सारी चीजों के। अगर आप इस वाली चीज को मिक्स कर देते हो सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम जो है बेस होता है और ये एसिड, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाता है यहाँ पे। तो CH3 CH2 और ONA बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से जनरेट होगी। इस तरह से काम होगा। इन सब चीजों के बारे में आप देख लो, ठीक है। इथेनॉल की और एक प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपना सॉल्ट फॉर्मेशन एसिडिक नेचर शो कर गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जनरेट हो गई। और इथेनॉल का यूज किया जाता है एडिशन, मतलब मेडिसिन वगैरह में भी इथेनॉल यूज किया जाता है। जैसे आयोडीन के साथ इसको अगर मिक्स कर दिया जाए, तो आयोडीन के साथ अगर इथेनॉल को मिक्स किया जाता है तो इसको बोलते हैं टिंचर। तो टिंचर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन जो बीटाडीन वगैरह आता है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और बात करें तो कफ सिरप वगैरह में भी यूज किया जाता है इसको। कफ सिरप में आपको देखने को मिलेगा यूज करते हुए, ठीक है ना। इथेनॉल जो है और भी कंपाउंड्स के साथ यूज किया जाता है, ठीक है ना। इथेनॉल की डोज, मतलब एक तरह से देखा जाए, इथेनॉल जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है सैनिटाइजर वगैरह। वो मेनली मिथनॉल होता है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे इथेनॉल की एक और रिएक्शन है। जैसे ये इथेनॉल आ गया CH3 CH2OH। अब अगर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, थोड़ा एसिडिक कंडीशन पहले से प्रोवाइड कर दो, ये भी एसिड है ये भी एसिड, तो अब क्या करेगा, डीहाइड्रेशन करेगा ये, यानी H2O बाहर करेगा, तो ये डिहाइड्रेशन करने वाला है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा प्लस H2O। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी एक चीज होती है। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हम इथेनॉल के बारे में बात करें तो इथेनॉल जो है ये, जैसे अगर OH लगा हुआ है तो इसको मिथनॉल बोला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। यानी अगर ये थोड़ा सा भी अमाउंट हमारी बॉडी में जाता है तो इसको लीवर जो है फटाफट कन्वर्ट करने लगता है मिथनल में। तो अल्डिहाइड का कंपाउंड है HCHO, इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये कन्वर्ट होता है मिथनोइक एसिड में HCOOH। तो ये आप जानते भी हो, इससे रूबरू हो चुके हो, क्योंकि ये वही है डंक मिथनोइक एसिड जो आपने मधुमक्खी वगैरह काटने पे एहसास होता है। सोचो कोई अगर पी लेता है इसको तो कितने नंबर ऑफ आयंस वो पी के अपने लिए जहर बना लेता है शरीर में। तो खून में जैसे जाएगा तो न्यूरॉन्स वगैरह ऑप्टिक नर्व पे काम कर लेगा। ऑप्टिक नर्व वो होती है जो देखने के लिए हमारे काम करती है, तो इस पे काम करके इसको डैमेज करेगा, अंधे हो जाओगे। या फिर हो सकता है कि ब्रेन के कोई और सेंटर्स पे अटैक कर दे, तो भाई मर जाता है इंसान, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। तो इसलिए ये कितना खतरनाक हो सकता है ये भी आप देखें। इसीलिए जो अल्कोहल का कंजप्शन करता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हमेशा अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो मार्केट में जितनी भी है वो प्योर फॉर्म में नहीं पिया जा सकता, क्योंकि मर जाएगा इंसान, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के यूज के बारे में। अल्कोहल जो है, अब आपको पता चल रहा है कि जो इथेनॉल का मिक्सचर है वो अब एज ए फ्यूल की तरह भी यूज किया जाएगा। जो आपके गाड़ी वगैरह आसपास चलाई जा रही है उनके अंदर यूज किया जाता है इथेनॉल। गन्ने के जूस को पहले निकाला गया, ये गन्ने का जूस ग्लूकोज और सुक्रोज में टूट जाता है, फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो ये वाला कंपाउंड जो है इसको अब ऑक्सीडाइज करके इथेनॉल बनाया जा रहा है। तो इथेनॉल बनाया गया। अब इस इथेनॉल को मिक्स करके यूज किया जाता है फ्यूल की तरह। किसके साथ मिक्स किया जाता है, पेट्रोल के साथ। तो भाई इसको यूज किया जाता है। अब इससे क्या फायदा होता है हम लोगों को,
कि ये जब कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जब जलता है, बर्निंग होती है इसकी, तो प्योर CO2 और वाटर मिलता है, कोई और एक्स्ट्रा कंपाउंड नहीं जनरेट होते। इसलिए कितना सही है ये, मतलब और कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड नहीं जनरेट होंगे तो पोल्यूशन कम होगा, इसीलिए ये बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री वाले भी बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, तो अल्कोहल यूज कर रहे हैं, अब वो मान लो अल्कोहल लेके जाते हैं अपनी फैक्ट्री में, लेकिन उन्होंने वर्कर रखे हैं, तो वर्कर लोग क्या करेंगे, उस अल्कोहल को पी के खत्म कर देंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल किया जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कलरफुल डाई यूज की जाती है, डाई डाल दी जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है अल्कोहल। तो ब्लू कलर का जो अल्कोहल है उसको फिर संभाल के रखा जाता है कि कोई पी ना ले। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोला जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल इसलिए किया जाता है ताकि पिया ना जाए। जैसे कि फैक्ट्री में लेके गए, मिथनॉल इथनॉल का मिक्सचर है, पी लेंगे तो मर भी सकते हैं। मिथनॉल आपने देख लिया कितना खतरनाक हो सकता है अभी पीछे, तो अगर पी लेंगे तो डेथ हो जाएगी, तो वर्कर फिर भी काम रुक जाएगा बेचारों का, जो भी काम करना था उसके लिए फिर ये चीज हो जाएगी खतरनाक। इसलिए नहीं चाहते कि कोई उसको पिए, कंज्यूम करे। प्योर फॉर्म होता है क्योंकि उनको फैक्ट्री में उससे अच्छा एफिशिएंट कंपाउंड बनाने होते हैं, दवाइयां बनानी होती है, इसीलिए डाई यूज करते हैं कि और कलरफुल दिखेगा। तो कोई पीता नहीं है। जैसे सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में भी दिखता है, सैनिटाइजर हल्का हल्का ब्लू कलर अपीयरेंस दे रहा होता है क्योंकि उसके अंदर डाई ऐड किया। लेकिन कोविड के टाइम देखा था लोग सैनिटाइजर भी पीने लगे थे, पता चल गया ना उनको अल्कोहल है, लेकिन इससे जान भी चली गई कि लोगों के, और कुछ अंधे हो गए। कहते हैं इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड एक और कंपाउंड है जो कि कमर्शियल तौर पे यूज किया जाता है। 5 से 8% अगर इसको लिया जाए, पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए, बाकी इसमें 92% या 95% वाटर होता है, इसके साथ मिक्स किया जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला ये होता है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये कंपाउंड है, विनेगर की तरह काम करते हैं, अचार उचार बनाने में ये यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि खाने योग्य भी है, खाया भी जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये इथेनॉल से ही कंपाउंड बनता है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते जाओ तो बन जाता है इथेनोइक एसिड। अब इसी तरह से हम जब अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो इथेनोइक एसिड बनता है, लेकिन अगर उसमें इम्प्योर अल्कोहल है, दैट मीन्स कि मिथनॉल भी है, तो उसके अंदर फिर मिथनोइक एसिड बनेगी, जो कि प्रॉब्लम पता है आपको। तो ये वाली चीज कंपाउंड बन गई। अगर CH3COOH के साथ इसको रिएक्ट कराऊं, किसको, सोडियम मेटल को, तो ये बन जाता है CH3COONA। तो ये कंपाउंड जनरेट होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, सोडियम का सॉल्ट बना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम इथनोएट। ये कंपाउंड बनता है, इससे पता चलता है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है अपना, और नाम भी है देखो। लेकिन ये क्या है, बहुत वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड ना, HCl HF, उनके कंपेरिजन में ये वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड है, इतनी तबाही आपको नहीं मचाएगा, ठीक है ना। तो अगर इथेनोइक एसिड के बारे में बात किया जाए, ये फ्रीज भी हो जाता है, तो फ्रीज होके बर्फ की तरह जम जाएगा। जम जाने के बाद इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ग्लेशियल एसिड भी बोला जाता है। ग्लेशियल एसिड ये फेमस है। तो ग्लेशियल एसिड कब बनता है, जब वो फ्रीज हो जाता है, जब वो बर्फ बन जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिड। अब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन भी करता है, तो अल्कोहल के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लो, स्टार लगा लो, पूछी जाएगी भैया। स्टेरिफिकेशन, अल्कोहल ले लिया और CH3COOH एसिड ले लिया। अब क्या होगा, ये ध्यान से देने वाला पॉइंट है यहाँ पे, कि ये वाला ग्रुप जो है OH डोनेट करता है, और इसके पास ऑक्सीजन कम है तो भैया ऑक्सीजन अपने पास रखेगा, H डोनेट करेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, एसिडिक कंडीशन थोड़ा बहुत देना पड़ेगा ताकि ये टूट जाए इजीली। तो ये कंपाउंड बना देते हैं CH3COO। ये देखो CH3COO, इधर से उल्टे साइड से कर लो O, और C2H5, ये एस्टर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। खुशबूदार होता है, बढ़िया स्मेल आती है इसको, अगर सूंघोगे तो बढ़िया स्मेल बनती है इसमें, ठीक है। तो ये एस्टर जो है आपको कंपाउंड मिल जाता है। तो एस्टर मिल गया भाई। अब एस्टर का आपको पता चलेगा आगे क्या करते हैं। एस्टर का हम यूज करके फिर बहुत सारे लंबी लंबी चेन वाले कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम एज ए सोप की तरह यूज किया जाता है, सोप की तरह, ठीक है ना। एस्टर के बारे में बात करें तो एस्टर क्या कर सकता है, एस्टर का अगर हम रिएक्शन देखें, CH3CH2COO C2H5, ये अल्कोहल वाला हिस्सा था इधर, इसको मैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करूं, तो ये बीच में से तोड़ देना है, इधर जिस तरफ 3 कार्बन उस तरफ ज्यादा आपको एसिडिक बिहेवियर दे देना है। तो यहाँ पे बन जाएगा C 1 2 3 कार्बन, तो COONA
प्लस, और ये बन जाएगा C2H5OH, फिर से अब सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कंपाउंड में टूट जाता है। अब ये वाली चीज को ध्यान से देखा जाए तो ये लंबी लंबी चेन जितना मन करे कार्बन की, जितनी लंबी लंबी चेन बनाना चाहे बना लें। तो जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं, हम यूज कर सकते हैं एज ए सोप की तरह, सोप की तरह यूज करते हैं। तो ये जो कार्बन की चेन है ना, इस तरह से बनाई जाती है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना। ये कार्बन की चेन होती है, मतलब कार्बन चेन है ये। इसके जितने एज है ना उतने कार्बन, 1 2 3 4, चार और एक ये 5, तो 5 कार्बन आ गए। इस तरह से 17 से 18 कार्बन मिनिमम होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर लास्ट वाले पे COONA। तो ये जो लंबी सी चेन है कार्बन की यहां तक, इसको बोलते हैं, ये पानी से पसंद नहीं करता, पानी को नहीं पसंद करता, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि सॉप एंड डिटर्जेंट में बड़ा काम आता है हाइड्रोफोबिक टेल। और ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी पानी को पसंद करता है, हाइड्रोफिलिक। वाटर लविंग वाले को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक, इसको हाइड्रोफोबिक। देखो अब जो तेल का दाग होता है, अब आपने कपड़े पे तेल या ग्रीस लगा लिया, ये तेल है, इसके ऊपर पानी डालोगे, पानी कुछ नहीं कर पाएगा, पानी इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे आप सोप डालते हो तो सोप का जो ये वाला हिस्सा है ये आके इसके साथ जुड़ने लगता है। अब इसको समझते हैं ऑफ सोप, ठीक है, कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो भाई, इसकी लंबी सी चेन थी, आपने देख लिया CONA, ये वाला एक स्ट्रक्चर आ गया, इस तरह से मैंने बना दिया, ये कार्बन की चेन है। ये टेल जो है आपको पता है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, और ये हाइड्रोफिलिक, ये हेड बोले जाता है इसको। अब क्या होगा, आपने ये एक दाग लगवा लिया, ठीक है ना। तो दाग लगाया, ये दाग अच्छे नहीं, दाग गंदे वाले हैं, ठीक है ना, इसको साफ करने में दिक्कत आती है, पानी से साफ नहीं होगा। तो आप जैसे डिटर्जेंट डालोगे तो डिटर्जेंट जो है उसका जो टेल वाला हिस्सा है वो इधर से चिपक जाएगा, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। ये COONA ग्रुप इस तरह से मैंने चिपका दिया, ठीक है ना, इस तरह से जुड़ते जाएंगे, कवर कर लेंगे इसको चारों तरफ से। अब जैसे ही आप पानी डालोगे तो पानी से ये वाला हिस्सा चिपक जाएगा, पानी को पसंद करता है। तो पानी जब इसको खींचेगा, इस वाले खोपड़ी को, तो ये वाला जो टेल है इस तेल को खींच के बाहर लेके चला जाएगा। इस तरह से आपके कपड़ों से दाग सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा कुछ पानी होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो पानी होता है जिसमें आप मैग्नीशियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर क्यों, क्योंकि भाई जैसे आप ये चीज यूज करते हो और सॉप डालते हो अपना, तो सॉप का ये कंपाउंड जो है यहाँ पे इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है और नीचे इकट्ठा होने लगता है बाल्टी के अंदर, झाग नहीं बनती। तो झाग नहीं बना तो समझो सफाई नहीं हुई, तो झाग नहीं बना, नीचे बैठ गया, तो जो नीचे बैठ गया इसको बोलते हैं स्कम, ठीक है, यानी ये रेजिड्यू स्कम की तरह नीचे बैठ गया, आपको कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट साफ नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या यूज करना चाहिए, देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम अगर यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे अल्टरनेटिव बड़े सारे यूज करते हैं। जैसे कि मान लो अमोनियम आयंस यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये अब वो एज ए डिटर्जेंट की तरह यूज किया जाता है। और हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यूज कर सकते हो सल्फेट ग्रुप, ठीक है, सल्फोनिक एसिड वगैरह ग्रुप, तो सल्फेट ग्रुप भी यूज किए जाते हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इन सब ग्रुप को यूज करने की वजह से इसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। तो डिटर्जेंट ज्यादातर इन सब चीजों को यूज करके शैम्पू बनाने का काम किया जाता है, ठीक है ना। बढ़िया से बढ़िया कुछ बची हुई रिएक्शंस कर लेते हैं, जैसे एसिड के साथ अगर बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कराया जाए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसी के साथ आप सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन कराओगे NHCO3, तो क्या बनेगा, देखो सेम रिजल्ट है। Na लगाना है COONA, बाकी सब सेम है, CH3COONA, और कार्बोनेट है तो CO2 और पानी। यहाँ पे भी सेम इसी तरह का रिएक्शन होता है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर था जो कि हमने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तब तक के लिए एंजॉय करें, मस्त पढ़ते रहें, ठीक है, थैंक यू।